नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civil। इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के अंदर जो डिफरेंट डायनेस्टीज़ यानी वंश थे, उनके अंदर जो आर्किटेक्चर्स बने थे इंडो इस्लामिक शैली में, उनके फीचर्स को डिस्कस करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान वास्तुकला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हम बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1226 ईस्वी तक शासन में थी और इस अवधि की वास्तुकला को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इंपीरियल आर्किटेक्चर यानी कि शाही वास्तुकला। तो जो पेट्रोनाइज करती थी रूलिंग डायनेस्टी, जो उस टाइम वंश जो शासन किया करता था वो इन्हें बनवाता था, तो इन्हें इंपीरियल आर्किटेक्चर या शाही वास्तुकला कहते थे। दूसरा टाइप आता था प्रांतीय वास्तुकला या प्रोविंशियल आर्किटेक्चर। तो इसे जो लोकल रूलर्स हुआ करते थे वो पेट्रोनाइज करते थे, यानी स्थानीय शासक इन्हें बनवाया करते थे। फिर हम शाही वास्तुकला को देखेंगे। तो शाही वास्तुकला हम जो डायनेस्टीज आती गई उनके क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुलाम वंश के दौरान जो इंपीरियल आर्किटेक्चर बनवाया गया था। तो गुलाम वंश का शासन था 1206 से 1290 ईस्वी तक और इसकी शैली मौमुलुक शैली थी। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, मौमलुक तुर्क हुआ करते थे गुलाम वंश के लोग, तो इनकी शैली का नाम मामलुक शैली था और इन्होंने कई हिंदू वास्तुकलाओं को फिर से तैयार कराया था, यानी रीमॉडल किया था इन्होंने हिंदू आर्किटेक्चर्स को। उसके बाद उसे इस्लामिक आर्किटेक्चर में इन्होंने कन्वर्ट किया था। इनके बनाए हुए आर्किटेक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कुतुब मीनार, जिसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और कुतुब मीनार के अंदर कुतुब उल इस्लाम एक मस्जिद है जो कि पहले एक जैन टेम्पल हुआ करता था, उसे कन्वर्ट कराया गया था मस्जिद में। फिर तीसरा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है फेमस, एक 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये कुतुब मीनार की हम बात करें तो इससे एक साथ 3 शासकों का नाम जुड़ता है। एक जुड़ता है इसके साथ नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का, दूसरा नाम इसके साथ जुड़ता है इल्तुतमिश का और तीसरा नाम जुड़ता है इसमें MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक का। कुतुब मीनार की शुरुआत करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन खाली इन्होंने फर्स्ट स्टोरी बनवाई थी। बाकी की 3 स्टोरी बनवाई थी इल्तुतमिश ने, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी लास्ट स्टोरी यानी कि 5th स्टोरी। तो पूरा ये कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत थी। फिर उसके बाद दूसरा शासन आता है खिलजी वंश का। 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन चलता है और इस काल में स्थापत्य शैली की आर्केड शैली शुरू की गई थी। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में आर्केड शैली और ट्रिपेट शैली के बीच में अंतर देखा था, तो आर्केड शैली शुरू होती है खिलजी वंश के दौरान। खिलजी वंश ने निर्माण के लिए लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया था और सीमेंटिंग एजेंट के रूप में मोर्टार का उपयोग जो आर्कवेट शैली में शुरू होता है वो भी खिलजी वंश के दौरान ही शुरू किया जाता है। और उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं खिलजी डायनेस्टी द्वारा बनवाए गए आर्किटेक्चर के, तो है अलाई दरवाजा जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था और सिरी फोर्ट यानी सिरी किला। फिर आता है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के दौरान स्थापत्य निर्माण में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। कोई बहुत एक्सटेंसिव आर्किटेक्चर इस टाइम पे नहीं बनते हैं। कुछ इसमें जो स्पेशल फीचर था कि इनका आर्किटेक्चर बैटर शैली में बना हुआ करता था। इनमें ग्रे बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था कंस्ट्रक्शन के लिए। और उसके अलावा इन्होंने सांझ सज्जा की बजाय स्ट्रक्चर की मजबूती पे ध्यान दिया। ये स्लैंटिंग दीवारें या तिरछी दीवारें बनवाया करते थे जिससे कि इनका स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत रहे। तो इनका मेन फोकस था स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर यानी कि संरचना की मजबूती। और हम उदाहरण देखें तुगलक डायनेस्टी के जो आर्किटेक्चर्स थे उनका, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें तुगलकाबाद और फिरोजाबाद के शहर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है लोधी वंश। और लोधी वंश के समय में भी स्थापत्य कला कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं थी, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा फीचर्स इन्होंने नहीं ऐड किए थे। इनका सबसे यूनिक फीचर हुआ करता था डबल मकबरा, दोहरा मकबरा ये बनवाया करते थे। और एक मकबरा ऐसे बनता था उसके अंदर एक मकबरा और हुआ करता था, तो ये दोहरा मकबरा
की विशेषता थी। और ये मकबरे हार्ड होते थे, यानी कठोर संरचना हुआ करती थी इनकी, और ये बेयर यानी कि सरल सादे से होते थे, कोई बहुत सजावट नहीं होती थी इन पे, और ये अष्टकोणी यानी ऑक्टागोनल शेप के हुआ करते थे। तो लोधी वंश के आर्किटेक्चर के उदाहरण हैं लोधी उद्यान और आगरा का शहर। आगरा का शहर लोधी डायनेस्टी ने बनवाया था। फिर उसके बाद आता है प्रोविंशियल आर्किटेक्चर यानी कि प्रांतीय वास्तुकला, जिसे कि रीजनल जो रूलर्स हुआ करते थे वो बनवाते थे। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे बंगाल स्कूल, जो कि बंगाल के साइड में फ्लरिश करता है, जिसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है मंदिर के आर्किटेक्चर जब हमने देखे थे टेम्पल आर्किटेक्चर्स, कि इसे पाल रूलर इसे बनवाया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे पाल रूलर का शासन था वहाँ पर। तो बंगाल की छतें ईंटें और काले पत्थर इनकी विशेषता थी। आपको बंगाल स्कूल का आर्किटेक्चर डिटेल में समझना है तो आप पीछे जा कर के जो इंडियन आर्किटेक्चर्स टेम्पल आर्किटेक्चर्स वाली वीडियो है उसे देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में कवर किया है। तो हम मेडिवल पीरियड में देखेंगे जो प्रोविंशियल आर्किटेक्चर आता है उसमें बंगाल स्कूल की 3 खासियत होती हैं। सबसे पहले इनकी बंगाल रूफ होती है और इनमें ब्रिक और ब्लैक मार्बल का यूज़ किया जाता है। और इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं गौर में कदम रसूल मस्जिद, अदीना मस्जिद जो कि पंडुआ में है। फिर उसके बाद आता है मालवा स्कूल। मालवा स्कूल पर यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है और इसमें जो फीचर्स थे वो थे बहुत बड़ी बड़ी इनमें खिड़कियां हुआ करती थी, इनके मेहराब होते थे, स्तंभ इनमें हुआ करते थे और इनमें रंगीन पत्थरों का यूज़ किया जाता था। और एक वास्तुकला का यह स्कूल पर्यावरण अनुकूल यानी एनवायरमेंटल एडाप्टेशन का पहला उदाहरण है। इस स्कूल के जो आर्किटेक्चर्स थे उसमें वेंटिलेशन के लिए बनाई जाती थी बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, इमारतों को हवादार और ठंडा रखने के लिए हल्के धनुषकार मंडप यानी कि बनाए जाते थे आर्क्ड पवेलियंस, पानी के भंडारण के लिए कृत्रिम जलाशय या बाउली बनाई जाती थी और निर्माण के लिए जो रीजनल मटेरियल पाए जाते थे यानी कि जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री हुआ करती थी उसका ये लोग उपयोग करते थे। और इस स्कूल में भी बैटर शैली का हमें यूज़ देखने को मिलता है। इसके उदाहरण हैं रानी रूपमती मंडप यानी रानी रूपमती पवेलियन, जहाज महल और अशरफी महल। फिर आता है जौनपुर स्कूल। तो जौनपुर में शर्की शासक रूल किया करते थे और उन्होंने यहाँ पर आर्किटेक्चर्स बनवाए थे और इन इमारतों की अनूठी विशेषता ये थी कि इनके जो प्रार्थना कक्ष हुआ करते थे, जो प्रेयर हॉल्स होते थे, उनके अंदर एक बड़ी सी स्क्रीन पर बोल्ड और सशक्त पात्रों की पेंटिंग होती थी, यानी काफ़ी पावरफुल लोगों की बोल्ड और सशक्त पात्र जिन्हें हम के समझ सकते हैं उनकी पेंटिंग्स होती थी यहाँ पर। इसका उदाहरण है अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में है। फिर आता है बीजापुर स्कूल, तो हमारे साउथ इंडिया में था जिसके कि आदिल शाह ने पेट्रोनाइज किया था और इस स्कूल में दक्कन शैली की वास्तुकला हमें देखने को मिलती है। इस स्कूल के फीचर्स थे 3 आर्क फेसाड यानी कि 3 धनुषाकार अग्रभाग। फिर आता है कंगनी का उपयोग इनमें किया जाता था, इनमें कॉर्निक्सेस का यूज़ किया जाता था, इनमें सीलिंग्स किसी सपोर्ट के बिना बनाई जाती थी, बिना सहारे की छतें होती थी, दीवारों पर समृद्ध नक्काशी की जाती थी और बल्बनुमा गुंबद होता था, यानी रिच कार्विंग्स होती थी वॉल्स पर और बल्बुअस डोम्स होते थे। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। और बीजापुर स्कूल का एग्जाम्पल है गोल गुंबज बीजापुर और आदिल शाह का मकबरा जो कि बीजापुर में है। तो आदिल शाह का मकबरा बीजापुर। इसी के साथ हमारा दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुगल पीरियड का आर्किटेक्चर। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।